Friends, myself Ankur Malik. I'm back again with a new lecture of class 12th Physical Education, chapter 4 Physical Education and Sports for Children with Specific Needs दिव्यांग स्टूडेंट्स। जैसे हमने बात की थी लास्ट वीडियोस में कि डिसऑर्डर क्या होता है, डिसेबिलिटी क्या होती है, कितने टाइप की डिसेबिलिटी होती है, क्या उनके कोजेज़ हैं। फिर हम बात कर रहे थे डिसऑर्डर्स की। डिसऑर्डर्स में हमने बात की थी ADHD की, उसके क्या कोजेज़ हैं। आज हम बात करते हैं SPD यानी कि सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर इज़ ए कंडीशन in which the brain has trouble responding to information that comes in through the sense। इसमें क्या होता है, जब कि आदमी अपना जो सेंस ऑर्गन्स हैं उनसे वो प्रॉपर उनके ज़रिए जो भी थॉट्स वगैरह या जो भी इंफॉर्मेशन पहुंचती है वो प्रॉपर वो उनको कवर अप नहीं कर पाते, उसके प्रति रेस्पॉन्ड करने में प्रॉब्लम होती है। तो वो चीज़ क्या कहलाती है, SPD। सम पीपल्स प्रोसेसिंग डिसऑर्डर आर और सेंसिटिव टू थिंक इन देयर इन्वायरमेंट। कुछ लोग क्या होते हैं, ये डिसऑर्डर कैसे होता है, कुछ सेंसिटिव थिंग्स हैं जैसे इन्वायरमेंट वगैरह है, कॉमन सो पेनफुल और ओवरवेलमिंग। इसमें क्या होता है, कुछ कॉमन होते हैं, कुछ पेनफुल होते हैं, कुछ और ज़्यादा वैसे होते हैं। द लाइट टच ऑफ ए शर्ट में स्क्रैच द स्किन। उनसे क्या होता है, एक हल्का सा टच करने से भी उनकी शर्ट में वो एक स्क्रैच आ जाता है उनकी स्किन के ऊपर। इसके बाद बात आती है स्टूडेंट्स सिम्टम्स ऑफ SPD। सिम्टम्स क्या होते हैं, फर्स्ट है सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर में अफेक्ट वन सेंस लाइक हेयरिंग, टच एंड टेस्ट। सबसे पहले क्या किस चीज़ के ऊपर इफेक्ट डालती है, किसी व्यक्ति के सुनने के ऊपर, किसी चीज़ को टच करने के ऊपर, या फिर उसके स्वाद जो है उसके ऊपर। और इट में इफेक्ट मल्टीपल सेंस, और जो उसके मल्टीपल जो भी जितने भी सेंस हैं, चाहे वो सूंघने की कंडीशन हो या कोई भी किसी चीज़ को स्मेल करना, वो सब के ऊपर इफेक्ट डालते हैं। सेकंड थिंग, पीपल कैन बी ओवर और अंडर रेस्पॉन्सिव टू द थिंग्स दे हैव डिफ़िकल्टीज विद। जो लोग इस कंडीशन से ग्रस्त होते हैं उनमें क्या होता है, वो अंडर रेस्पॉन्सिव होते हैं, किसी चीज़ के लिए रेस्पॉन्सिव नहीं होते, उन्हें किसी भी चीज़ के प्रति रेस्पॉन्सिबल होने में डिफ़िकल्टी होती है। थर्ड है, मैनी चिल्ड्रन विद सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर स्टार्ट आउट एज बेबीज हु कम्स एनोक्सिया एज दे ग्रो ओल्डर। कुछ बच्चों में क्या होता है, ये जो SPD है वो कम एज से ही होना स्टार्ट हो जाता है, और जैसे जैसे वो बड़े होते हैं वो बढ़ता चला जाता है। दिस किड्स ऑफन डोंट हैंडल चेंज वेल। ये लोग क्या करते हैं, ये किसी भी चीज़ को प्रॉपर हैंडल नहीं कर पाते, चेंज नहीं कर पाते। दे में फ्रीक्वेंटली थ्रू ट्रिम्यूज और में मेल्ट डाउन। ठीक है ना। उसके बाद आती है आपका कॉजेज ऑफ सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। सबसे पहले दिक्कत आती है जेनेटिक। जेनेटिक में क्या है, चिल्ड्रन बोर्न टू अडल्ट हु हैव ऑटिज्म स्पेक्ट्रम PDD और अदर स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर which are neurological based too are at higher risk of developing SPD। बहुत सारे बच्चों में क्या होता है, जन्म के टाइम या फिर अडल्टहुड में ऑटिज्म वगैरह है, या फिर और सारे जो न्यूरोलॉजिकल जो बेस्ड जितने भी प्रॉब्लम्स है वो क्रिएट होने स्टार्ट हो जाती हैं, जिनसे SPD के जो रिस्क हैं, जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं।
सेकंड है abnormal brain activity. Children with sensory processing problem have abnormal brain activity when they are stimulously exposed to light and sound. वो लोग क्या करते हैं, जिन लोगों में एक समस्या, ये इस टाइप की समस्या होती है एसपीडी की, वो उनका जो ब्रेन होता है वो एबनॉर्मल एक्टिविटी करता है, ठीक है ना, और वो कहीं ना कहीं लाइट या फिर साउंड से भी उनको प्रॉब्लम होती है. नेक्स्ट है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर. चिल्ड्रन हु सफ़र फ्रिकल एक्स सिंड्रोम, फेटल अल्कोहल सिंड्रोम. जो व्यक्ति फ्रेगल एक्स सिंड्रोम से या फिर फेटल अल्कोहल सिंड्रोम से पीड़ित होते हैं उनको ये दिक्कत आती है. डाउन सिंड्रोम, एडीडी, एडीएचडी एंड अदर डेवलपमेंटल डिलेज द न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में हैव एसपीडी. अगर किसी व्यक्ति को एडीडी है या फिर एडीएचडी है तो भी उसकी जो डेवलपमेंट है वो डिले होता है उसकी वजह से, और उनका जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है वो होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिससे उनके अंदर एसपीडी की समस्या देखने को मिलती है. नेक्स्ट है ड्रग एडिक्शन. इफ मदर वॉज ए ड्रग एडिक्ट ड्यूरिंग fetal development, they have child have a higher risk of suffering from SPD. अगर जब बच्चा अपनी माँ के वूम में होता है, गर्भ में होता है, तो उस टाइम पे अगर वो ड्रग्स वगैरह या अल्कोहल का यूज़ करते हैं तो उससे भी जो SPD के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं. उसके बाद बात आती है इन्वायरमेंटल फैक्टर. Children who have been exposed to a variety of environmental toxins like lead, mercury, polyvinyl chloride etc. are the higher risk. Environment का भी इस डिसऑर्डर के ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ता है. जैसे किसी इन्वायरमेंट में टॉक्सिन की रिक्वायरमेंट टॉक्सिन ज़्यादा हो या फिर मर्करी वगैरह ज़्यादा हो तो भी उस बच्चे में ये सिम्टम्स देखने को मिल जाते हैं. उसके बाद नेक्स्ट आता है ASD. ASD क्या होता है? ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर. ASD इंक्लूड ए वाइड रेंज ए स्पेक्ट्रम ऑफ सिम्टम्स, स्किल्स एंड लेवल ऑफ डिसेबिलिटी. जो स्पेक्ट्रम होता है वो क्या होता है? एक सिम्टम होता है किसी भी स्किल या किसी भी लेवल की एक डिसेबिलिटी का. पीपल विद ASD ऑफन हैव दीज कैरेक्टरिस्टिक्स. अगर किसी व्यक्ति के अंदर ASD है तो उसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. कौन कौन से? फर्स्ट है आपका ongoing social problems that include difficulty communicating and interacting with others. उस टाइप अगर किसी को ASD की प्रॉब्लम है तो उस व्यक्ति में सबसे पहले क्या होगा, उसको दूसरे व्यक्ति के साथ कम्युनिकेट करने में या इंटरेक्ट करने में डिफ़िकल्टी होती है, प्रॉब्लम क्रिएट होती है उसको. दूसरा, रिपीटेटिव बिहेवियर एज वेल एज लिमिटेड इंटरेस्ट और एक्टिविटीज़. किसी भी एक्टिविटी में उसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है, एक लिमिटेड इंटरेस्ट होता है, और वो उसका बिहेवियर कैसा होता है, एक चीज़ को बार बार रिपीट करने का उसका काम होता है, और रिपीटेटिव काम करता है. ठीक है ना, जैसे हाथ धो लिए तो दोबारा फिर हाथ धोने जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट है आपका थर्ड, सिम्टम्स दैट टिपिकली आर रिकोगनाइज्ड इन द फर्स्ट 2 ईयर ऑफ लाइफ. और ये जो सिम्टम्स हैं उसकी लाइफ के पहले 2 ईयर्स में देखने को मिलते हैं. इसके बाद बात आती है सिम्टम्स की. देर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ बिहेवियर. बिहेवियर कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के. एक तो होता है रेस्ट्रिक्टिव या रिपीटेटिव बिहेवियर, दूसरा होता है सोशल कम्युनिकेशन और इंट्रैक्शन बिहेवियर. अब जो रेस्ट्रिक्टिव रिपीटेटिव बिहेवियर है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं? फर्स्ट थिंग क्या है? रिपीटिंग सर्टेन बिहेवियर और हैविंग
अनयूजुअल बिहेवियर्स। वो क्या करता है, कुछ चीज़ों को बार बार रिपीट करेगा या फिर किसी भी चीज़ के लिए अनयूजुअल बिहेवियर करेगा, बिना वजह का रिएक्ट करेगा। सेकंड है आपका हैविंग ओवरली फोकस्ड इंटरेस्ट सच एज विद मूविंग ऑब्जेक्ट और पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। वो क्या करता है, उसके अंदर क्या होता है, हैविंग ओवरली फोकस्ड इंटरेस्ट, भाई किसी चीज़ के लिए फोकस करने का इंटरेस्ट होता है, जैसे कोई मूविंग ऑब्जेक्ट हो या फिर कोई पार्ट हो किसी ऑब्जेक्ट का उसके ऊपर। सेकंड थिंग हैविंग ए लिस्टिंग इंटेंस इंटरेस्ट इन सर्टेन टॉपिक सच एज नंबर्स, डिटेल्स और फैक्ट्स। वो एक लिस्ट बनाते हैं किसी चीज़ की, जैसे कोई किसी चीज़ का इंटरेस्ट हो, कोई टॉपिक का इंटरेस्ट हो, या कोई नंबर हो, या कोई डिटेल हो, या कोई फैक्ट हो, उन सब ये वो उसको बार बार रिपीट करते रहते हैं। नेक्स्ट है आपका सोशल कम्युनिकेशन और इंटरेक्शन बिहेवियर। इसके अंदर क्या क्या चीज़ आती हैं। फर्स्ट आपका गेटिंग अपसेट बाय ए स्लाइट चेंज इन ए रूटीन और बिगिन प्लेस्ड इन ए न्यू और ओवरली स्टिमुलेटिंग सेटिंग। भाई अगर उसके किसी भी रूटीन वर्क में थोड़ा चेंज होता है तो उससे वो परेशान हो जाता है, या कोई भी और कोई प्लेस चेंज होता है तो परेशान हो जाता है। सेकंड मेकिंग लिटिल और इनकंसिस्टेंट आई कांटेक्ट। वो क्या करता है, बहुत कम दूसरों के साथ आई कांटेक्ट करता है, ठीक है ना। मोस्टली ये करता है कि वो किसी के साथ उसका आई कांटेक्ट ना हो, उससे वो बचने का काम करता है। थर्ड आपका रेस्पोंडिंग इन ए अनयूजुअल वे व्हेन अदर्स शो एंगर, डिस्ट्रेस और अफेक्शन। वो क्या करता है, एक अनयूजुअल रेस्पॉन्ड देता है जब कोई व्यक्ति गुस्सा या डिस्ट्रेस वगैरह, अफेक्शन वगैरह जाहिर करता है। नेक्स्ट आपका रिपीटिंग वर्ड्स और फ्रेज दैट दे हियर ए बिहेवियर कॉल्ड एकोलेलिया। वो क्या करता है, वो उसका रिपीटिंग बिहेवियर होता है, जैसे कोई चीज़ उसने सुनी उस चीज़ को बार बार बोलता रहेगा, ठीक है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, एकोलेलिया। नेक्स्ट आपका हैविंग फेशियल एक्सप्रेशंस, मोमेंट्स एंड gesture that do not match what is being said, ठीक है ना। उसके जो फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं वो भी कैसे होते हैं, एक वैसे ही नॉर्मली से, ठीक है ना। इसके बाद बात आती है कॉजेज ऑफ ASD। फर्स्ट है आपका जेनेटिक। देयर इज रीजन to believe that genes play a major role in the development of autism। किसी भी व्यक्ति के ऑटिज्म के डेवलपमेंट में उसके जो जीन्स हैं वो बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करते हैं। इट हैज़ बीन फाउंड दैट identical twins are more likely to both are affected than twins who are fraternal, not genetical identical, ठीक है ना। अगर बात करें हम एक जो ट्विंस होते हैं उनमें एक आइडेंटिकल चीज़ होती है, जो दोनों बच्चे होते हैं वो एक जैसा इफेक्ट, दोनों एक ही जैसे तरीके से कोई भी एक्टिविटी करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल में क्या है आपका, जर्मन मसल्स इन द प्रेग्नेंट मदर, भाई या तो रूबेला वगैरह हो
प्रेग्नेंट मसल्स में, उससे इफेक्ट पड़ता है। दूसरा है आपका फ्रेगल एक्स सिंड्रोम, द मोस्ट कॉमन इनहेरिटेड फ्रॉम द इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, या एक्स सिंड्रोम ज़्यादा हो, ठीक है ना। अन या आपका ब्रेन इन्फ्लेमेशन हो, ब्रेन इन्फ्लेमेशन की वजह से भी आपका जो ये प्रॉब्लम है वो देखने को मिल। नेक्स्ट आपका इन्वायरमेंटल, अदर potential cause of autism are environmental toxins include pesticides and heavy metals such as mercury, ठीक है ना। इसका जो मेन कारण होता है आपका जो इन्वायरमेंट है वो भी है, जो टॉक्सिन्स वगैरह है वो ज़्यादा हो, या ज़्यादा पेस्टिसाइड्स वगैरह का यूज़ किया जा रहा हो, या मरकरी मेटल्स का, ठीक है ना। हैवी मेटल्स आर certainly more commonly encountered in the environment now than they were in the past। अगर हम अभी की बात करें तो जो मरकरी है वो, जो हैवी मेटल्स हैं उनका दिन प्रतिदिन जो इन्वायरमेंट में रेशो है वो बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से ये चीज़ देखने को मिलती है। उसके बाद बात आती है आपका नेक्स्ट जो डिसऑर्डर है वो है आपका ओडीडी, यानी कि ऑप्शनल डिफिनेट डिसऑर्डर। ऑप्शनल डिफिनेट डिसऑर्डर क्या होता है? इट इज़ नॉट अनयूजुअल फॉर चिल्ड्रन स्पेशली दोज इन देयर ट्रेबल टोज। ये क्या है, एक अनयूजुअल नहीं है चिल्ड्रंस में, और स्पेशली वो भी किन में, जो ट्रेबल टॉयज होते हैं उनमें। एंड अर्ली टेंस टू डिफी अथॉरिटी इवन नाउ एंड देन। जो टीन्स होते हैं उनमें ये चीज़ देखने को मिलती है। दे में एक्सप्रेस देयर डिफेंस बाय आर्गुइंग, डिसोबेइंग और टॉकिंग बैक टू अदर पेरेंट्स, टीचर्स और अदर अडल्ट्स। ये क्या होता है, बच्चों में नहीं होती ये चीज़ें, ये किस में होती है, ये टिन्स में होती है। टिन्स में क्या होता है, कुछ टाइम के बाद वो अपने जो डिफेंस के लिए एक्सप्रेशन है वो करना स्टार्ट कर देते हैं, या तो अपने बड़ों से आर्ग्यूमेंट करना, या किसी भी चीज़ को ना मानना, या उल्टा अपने पेरेंट्स के सामने उल्टा बोलना, या टीचर्स के सामने, या फिर अपने अडल्ट्स के सामने, ठीक है ना। When this behavior lasts longer than 6 months and is excessive compared to what is usual for the child's age, it may mean that the child has a type of behavior disorder called optional definite disorder ODD। अगर किसी भी बच्चे में 6 मंथ से ज़्यादा ये चीज़ देखने को मिलती है तो इट मीन्स उसके अंदर ODD की प्रॉब्लम है। मैनी चिल्ड्रन एंड टीन्स विद ODD ऑल्सो हैव अदर बिहेवियर प्रॉब्लम्स। जिन जो बच्चे हैं या टीन्स हैं उनके अंदर अगर ODD बिहेवियर जो की प्रॉब्लम है, ODD जो प्रॉब्लम है उसके साथ साथ कुछ बिहेवियर प्रॉब्लम भी होती है, जैसे अटेंशन डिफिशिएट डिसऑर्डर ADD, लर्निंग डिसेबिलिटी होगी उनके अंदर, या फिर मूड डिसऑर्डर सच एज डिप्रेशन, ठीक है ना, एंड एंजाइटी डिसऑर्डर। और उसको क्या होगा, एंजाइटी डिसऑर्डर होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। उसके बाद बात आती है सिम्टम्स ऑफ ODD। सिम्टम्स क्या है, एक्सेसिवली आर्ग्यूइंग विद अडल्ट्स स्पेशली दोज विद अथॉरिटी। वो क्या करते हैं, अपने से बड़ों के साथ आर्ग्यूमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं, स्पेशली जिनके जो भी अथॉरिटी होती है उसके साथ। सेकंड थिंग है आपकी एक्टिवली रिफ्यूजिंग टू कंप्ली विद रिक्वेस्ट एंड रूल्स। वो किसी भी रिक्वेस्ट या रूल को ओबे नहीं करते, उसको रिफ्यूज़ करने का काम करते हैं। नेक्स्ट, ब्लेमिंग अदर्स फॉर योर मिस्टेक। अपनी गलतियों का जो वो दूसरों के ऊपर छोड़ते हैं कि भाई ये गलती मैंने नहीं की, उसने की है, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका थर्ड,
फोर्थ, हैविंग फ्रिक्वेंट आउटबर्स्ट फॉर एंगर एंड रिजर्टमेंट, और उनको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। नेक्स्ट, बीइंग स्पिटफुल एंड सेकिंग रिवेंज, और वो दूसरों से बदला लेने का भी काम करते हैं। नेक्स्ट आपका स्वेरिंग और यूजिंग ऑब्ससेन लैंग्वेज, और वो जो गलत लैंग्वेज है उसका भी यूज़ करते हैं, जो गाली वगैरह है या फिर और कोई दिक्कत है वो भी वो देना स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट है सेइंग मीन एंड हेटफुल थिंग व्हेन अपसेट, और वो कुछ भी बोलते हैं या फिर अपना दूसरों से घृणा करना स्टार्ट कर देते हैं जब भी वो अपसेट होते हैं। नेक्स्ट है आपका समटाइम्स में अब्यूज़ ड्रग्स एंड अल्कोहल, और वो क्या करते हैं, अल्कोहल और ड्रग्स का यूज़ भी करना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद बात आती है कोजेज़। कोजेज़ में फर्स्ट क्या है, बायोलॉजिकल डिफिशिएट इन और इंजरीज टू सर्टेन एरियाज ऑफ द ब्रेन कैन लीड to serious behavioral problems in children's। जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या है, कोई भी सर्टेन इंजरीज वगैरह होती किसी भी ब्रेन के पार्ट में, ठीक है ना, तो ये बेहवियरल जो प्रॉब्लम्स है वो उस बच्चे में हो सकती है। इन एडिशन ODD has been linked to abnormal functions of certain types of brain chemical or न्यूरो ट्रांसमीटर्स। ये एक एडिशन क्या है, ऑलरेडी एक लिंक होता है एबनॉर्मल फंक्शनिंग के कारण भी होता है, और हमारे जो ब्रेन केमिकल्स हैं या न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं उनकी वजह से भी आपका क्या होता है, ODD के चांसेस बढ़ जाते हैं। न्यूरो ट्रांसमीटर हेल्प्स नर्व सेल्स इन द ब्रेन कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर। जो हमारा न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, नर्व्स जो सेल्स होती हैं उन ब्रेन में वो कम्युनिकेशन का काम करते हैं दूसरों के साथ। नेक्स्ट आपका जेनेटिक। मैनी चिल्ड्रन एंड टीन्स विद ODD हैव क्लोज फैमिली मेम्बर्स विद मेंटल इलनेस इंक्लूडिंग मूड डिसऑर्डर, एंग्जाइटी डिसऑर्डर एंड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। जो जेनेटिक में क्या होता है, बहुत सारे क्लोज फैमिली मेम्बर्स होते हैं, उनको किसी को मेंटल इलनेस है या फिर मूड डिसऑर्डर है या एंग्जाइटी डिसऑर्डर है या पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, तो उनकी वजह से भी ये कारण हो सकता है। इसके बाद है इन्वायरमेंट। फैक्टर्स सच एज ए डिसफंक्शनल family life, a family history of mental illness and substance abuse, and inconsistent discipline by parents may contribute to the development of behavior disorder। ये जो फैमिली जो उसकी होती है, उसकी लाइफ कैसी है, उसकी फैमिली हिस्ट्री मेंटल इलनेस के लिए मेंटली कैसी है, या फिर आपका जो सब्सटेंस अब्यूज़ हैं वो कैसा है, वो किस टाइप के सब्सटेंस वगैरह का यूज़ करते हैं, ठीक है ना, या वहाँ का डिसिप्लिन पेरेंट्स का कैसा है, वो सब का भी उस बच्चे के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका ओबेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर OCD। ओबेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर OCD फॉर्मली कंसिडर्ड ए टाइप ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर। ये क्या होता है, एक एंजाइटी डिसऑर्डर है, इज़ नाउ रिगार्डेड एज ए यूनिक कंडीशन। एक यूनिक कंडीशन में इट इज़ ए पोटेंशियली disabling illness that traps people in endless cycle of reproductive thoughts and behaviors। ये क्या है, डिसेबलिंग इलनेस है,
जिसमें क्या होता है, पीपल एंडलेस साइकिल ऑफ रिपीटेटिव थॉट्स, जो उसके रिपीटेटिव थॉट्स हैं, बिहेवियर्स है, ठीक है ना। पीपल विद ओसीडी आर प्लग्ड बाय रिक्यूरिंग एंड डिस्ट्रेसिंग थॉट्स, fear or image. They cannot control the anxiety uh, produced by these thoughts, lead to an urgent need to perform certain rituals or routines. इसमें क्या होता है, जो वो व्यक्ति होता है उसमें एक डर या उसके जो थॉट्स हैं वो डिस्ट्रेसिंग होते हैं, एक डर का माहौल बना हुआ होता है उसके अंदर, या फिर जो इमेजिनेशन है उसकी वो उसमें रहता है, ठीक है ना। वो उनको कंट्रोल नहीं कर पाता, ठीक है ना। उसकी जो नर्वसनेस है, ठीक है, तो ये क्या है आपका ओसीडी। उसके बाद बात आती है सिम्टम्स ऑफ ओसीडी। सिम्टम्स क्या है, फर्स्ट आपका फेयर ऑफ कॉजिंग हार्म टू अनदर, वो किसी भी व्यक्ति को हानि पहुंचाने से डरता है। दूसरा, फेयर ऑफ मेकिंग ए मिस्टेक, किसी भी गलती को करने से पहले वो मतलब कोई गलती ना हो जाए उससे, तो उसका भी उसको डर लगा हो रहता है। नेक्स्ट है फेयर ऑफ बीइंग embarrassed or behaving in a social unacceptable manner, वो क्या करता है, एक अनएक्सेप्टेबल मैनर से बिहेव करता है एक सोशली सबके साथ। नेक्स्ट है फेयर ऑफ थिंकिंग एविल और सनफुल थॉट्स, उसको एक डर सा लगा, एविल का एक डर सा लगा रहता है, तो उसको सोचता रहता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है कॉमन कंपल्सिव इंक्लूड। कॉमन कंपल्सिव इंक्लूड क्या है, रिफ्यूजिंग टू शेक हैंड और टच डोर नॉब्स, ठीक है ना। वो दूसरों के साथ हाथ मिलाने से या डोर को नॉब्स करने में से डरता है, उससे बचता है, रिफ्यूज़ करता है। सेकंड, ईटिंग फूड्स इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर, वो जो खाना भी है वो एक स्पेसिफिक ऑर्डर से खाता है। नेक्स्ट है रिपीटिंग स्पेसिफिक वर्ड्स परहैप्स और प्रेयर्स, वो किसी भी चीज़ को, चाहे वो वर्ड्स हो या कुछ भी हो, उनको रिपीट करता रहता है। इसके बाद बात आती है नीडिंग टू परफॉर्म टास्क ए सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स, उसको क्या होता है, एक किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए एक टाइम की रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद है डिसेबिलिटी एडुकेट्स। डिसेबिलिटी एडुकेट्स इज़ ए सेट ऑफ गाइडलाइंस डीलिंग स्पेशली विद हाउ टू अप्रोच पीपल विद डिसेबिलिटीज़। ये डिसेबिलिटी एडुकेट्स क्या होता है, ये एक गाइडलाइन है कि आप अगर जो डिसेबल्ड पर्सन हैं, जिनको डिसेबिलिटी है, उनके साथ कैसे डील करना है उनको। द रोल ऑफ एडुकेट्स एंड गुड मैनर फॉर डीलिंग विद पीपल विद डिसेबिलिटीज़ आर जनरली द सेम एज द रूल फॉर गुड एडुकेट इन सोसाइटी। जो रूल एक अच्छे मैनर्स के साथ डील करना किसी भी डिसेबल्ड पर्सन को, ठीक है ना। जैसे हम कोई अच्छा व्यक्ति है, उसके साथ सोसाइटी में जिस तरीके से बिहेव करते हैं, उसी तरीके से उनके भी एक रूल होते हैं कि जो डिसेबल्ड पर्सन है उनको किस तरीके से आपको ट्रीट करना है, कैसे बात करनी है। दे शुड बी डिग्रेडेड एज जनरल कैवेट्स ऑफ अप्रोप्रिएट बिहेवियर, ठीक है ना। अब उसके लिए क्या है, कमांडेशन ऑफ एडुकेट विद डिसेबिलिटी। जो
एडुकेट्स डिसेबल्ड जो पर्सन होते हैं उनके लिए क्या क्या चीज़ें हैं, आपको किस तरीके से उनके साथ बिहेव करना चाहिए। सबसे पहली बात है टॉक डायरेक्टली। व्हेन टॉकिंग विद ए पर्सन विद ए डिसेबिलिटी, जब आप किसी भी डिसेबल्ड पर्सन के साथ बात करते हैं, स्पीक डायरेक्टली टू द पर्सन रेदर देन थ्रू ए कंप्लेन और साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर। ठीक है ना। तो आपको उस व्यक्ति के साथ किसी भी जो साइन लैंग्वेज है या जैसे भी आप उसके बाद साथ बात कर सकते हैं, उसके साथ डायरेक्ट बात करनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका ऑफर टू शेक हैंड विद इंट्रोडक्शन टू ए पर्सन विद ए डिसेबल्ड। व्हेन जब आप किसी भी डिसेबल्ड पर्सन के साथ अपना इंट्रोडक्शन करते हैं, इट इज़ अप्रोप्रिएट टू ऑफर टू शेक हैंड्स, तो आपको उसके साथ हाथ मिलाना चाहिए। पीपल विद लिमिटेड हैंड यूज और who wear the artificial limb can usually shake hands। जो कोई व्यक्ति जिसके पास लिमिटेड हैंड या फिर कोई आर्टिफिशियल लिम्ब का यूज़ कर रहा है, तो उसके साथ भी आपको क्या करना है, हाथ मिलाना चाहिए। सेकंड हैंड विद द लेफ्ट हैंड इज एन एक्सेप्टेबल ग्रीटिंग। ठीक है ना। तो उसके साथ आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड आपको मिलाना होता है। नेक्स्ट है आपका आस्क बिफोर यू हेल्प। इफ़ यू ऑफर असिस्टेंस वेट अंटिल द ऑफर इज़ एक्सेप्टेड। अगर आप उसको हेल्प करने के लिए कोई ऑफ़र देते हैं, तो तब तक आपको वेट करना होता है जब तक वो उस चीज़ के लिए हाँ ना बोले। देन लिसन टू और आस्क फॉर इंस्ट्रक्शन, और उसकी बात को सुने और उसने जो इंस्ट्रक्शन दिया है उसको अच्छे से सुने। ठीक है ना। नेक्स्ट है एड्रेस देम बाय देयर फर्स्ट नेम एज विद अदर्स। ट्रीट अडल्ट्स एज अडल्ट्स। जो अडल्ट्स हैं उनके साथ अडल्ट्स के तरीके से बिहेव करना चाहिए। एड्रेस पीपल हु हैव डिसेबिलिटीज बाय देयर फर्स्ट नेम only when extended the same familiarity to all others। जैसे आप दूसरों के साथ बात करते हैं, अपना नाम बताते हैं, ऐसे ही आपको उनके साथ भी क्या करना है, पहले अपना नाम बताना होगा। नेक्स्ट है डोंट टच और लीन ऑन व्हील चेयर। डोंट पुश और टच ए पर्सनस व्हील चेयर। आपको उसकी परमिशन के बिना उसकी जो व्हील चेयर है उसको ना तो टच करना है, ना ही उसको पुश करना है। लीन और ए हैंगिंग ऑन द पर्सनस व्हील चेयर इज सिमिलर टू लीनिंग और ऑन और हैंगिंग ऑन द पर्सनस एंड इट जनरली कंसिडर्ड एन्यूइंग। जैसे हमें टच करने से बिना वजह परेशानी होती है, ऐसी उन्हें भी होती है, तो बिना उनकी परमिशन के उनकी व्हील चेयर वगैरह को टच नहीं करना है। द चेयर इज़ पार्ट ऑफ द पर्सनल बॉडी स्पेस ऑफ द पर्सन हु यूज़ इट। जो लोग चेयर का यूज़ करते हैं, ठीक है ना, तो वो एक उनका क्या हो जाता है, पर्सनल बॉडी पार्ट बन जाता है। उसके बाद है स्ट्रेटजीज टू मेक फिजिकल एक्टिविटी असेंबल फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। जो स्पेशल नीड्स जिनको होती है, जो डिसेबल्ड पर्सन होते हैं, उनके लिए एक्टिविटी कैसे आपको असेंबल करनी है। फर्स्ट आपका एक्टिविटी अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल एबिलिटी। किसी भी व्यक्ति की इंडिविजुअली एबिलिटी के हिसाब से सबसे पहले वो एक्टिविटी करनी चाहिए। इन फिजिकल एक्टिविटी आर स्पेशली एंड स्पेसिफिकली डिज़ाइन फॉर दैम अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी। उनकी एबिलिटी के हिसाब से स्पेशली और स्पेसिफिकली वो डिज़ाइन होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका मॉडिफाइड इक्विपमेंट्स।
Equipments are specially designed और modified according to individuals need. किसी भी व्यक्ति की नीड के हिसाब से उसके जो इक्विपमेंट्स है वो डिज़ाइन करने होते हैं, उनको मॉडिफाई करना होता है. नेक्स्ट है आपका सिंपल एंड ईजी रूल्स. द फिजिकल एक्टिविटीज़ फॉर डिसेबल्ड पर्सन शुड हैव सिंपल एंड ईजी रूल्स. जो डिसेबल्ड पर्सन होते हैं उनके लिए आपको सिंपल और इजी रूल्स जो हैं वो बनाने होते हैं. नेक्स्ट है आपका मोटिवेटेड टू पार्टिसिपेट फ्रीली. द एक्टिविटी डिजाइंड फॉर दैम शुड अरेंज द पार्टिसिपेट फ्रीली एंड इंडिपेंडेंटली. उनको बोलना चाहिए कि आपको इस इवेंट में हारना जीतना नहीं है, बल्कि आपको इसमें फ्रीली पार्टिसिपेट करना है. उनको इनक्रेज करना चाहिए, उनको बढ़ावा देना चाहिए कि आप इंडिपेंडेंटली इन चीज़ों में पार्टिसिपेट करें. नेक्स्ट है वेल इंस्ट्रक्टेड एंड ट्रेंड properly. Before participation in physical activities, they should be well instructed. किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने से पहले उन्हें बहुत अच्छे तरीके से इंस्ट्रक्ट करना चाहिए. दे शुड ऑल्सो बी गिवन सफिशिएंट ट्रेनिंग एंड प्रैक्टिस टू पार्टिसिपेट इन दैम. उनको एक सफिशिएंट ट्रेनिंग और प्रैक्टिस करानी चाहिए किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कराने से पहले. नेक्स्ट है आपका एनकरेजमेंट फ्रॉम स्पेक्टेटर्स. दीज पीपल शुड बी एनकरेज्ड इरेस्पेक्टिव ऑफ एरर. ठीक है ना. उन्हें जो स्पेक्टेटर्स हैं उनके ज़रिए भी मोटिवेट करना चाहिए. दे शुड ऑल्सो बी मोटिवेटेड टू पार्टिसिपेट विद नॉर्मल पीपल इफ़ पॉसिबल. उन्हें जो नॉर्मल पीपल्स हैं उनके ज़रिए पार्टिसिपेट कराना चाहिए, मोटिवेट कराना चाहिए इफ़ पॉसिबल, अगर पॉसिबल हो सके. वेयर केयर शुड बी टेकन दैट दे शुड नॉट गेट हर्ट. और ये ध्यान रखना चाहिए कि वो किसी भी तरीके से हर्ट ना हो, चाहे वो फिजिकल हो या फिर आपका मेंटल हो. नेक्स्ट है आपका एडवांटेज ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़ फॉर चिल्ड्रंस विद स्पेसिफिक नीड्स. दिस इज फैक्ट दैट पीपल विद डिसेबिलिटी आर लेस लाइकली टू एनकरेज इन रेगुलर मॉडरेट फिजिकल एक्टिविटी दैन पीपल विदाउट डिसेबिलिटीज़. जो लोग विदाउट डिसेबिलिटीज़ होते हैं, ये बात सच है कि उनके मुकाबले जो फिज़िकली हैंडीकैप्ड होते हैं, डिसेबल्ड पर्सनस होते हैं, वो किसी भी रेगुलर फिज़िकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने के लिए इतने ज़्यादा मोटिवेटेड नहीं होते. येट दे हैव सिमिलर नीड्स टू प्रमोट देयर हेल्थ एंड प्रिवेंट अननेसेसरी डिजीज़. उनके लिए भी उतने ही ज़रूरी होता है उनकी हेल्थ को बढ़ाने के लिए, उनकी जो डिजीज़ वगैरह हैं उनको, अननेसेसरी जो डिजीज़ हैं उनको प्रिवेंट करने के लिए कि वो जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ हैं वो उनमें पार्टिसिपेट करें. सोशल सपोर्ट फ्रॉम फैमिली एंड फ्रेंड्स कैन बी कंसिस्टेंटली एंड पॉजिटिवली रिलेटेड टू रेगुलर फिज़िकल एक्टिविटी. जो सोशल सपोर्ट भी उनको उसके लिए मिलनी चाहिए, चाहे वो फैमिली हो या फ्रेंड हो, उनको पॉजिटिवली उसके लिए मोटिवेट करना चाहिए रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी के लिए. फिजिकल एक्टिविटी फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज नीड नॉट बी strenuous to achieve health benefits. ठीक है ना. जो फिजिकल एक्टिविटी है उन पर्सनस के लिए, जो डिसेबल्ड पर्सनस हैं उनके लिए ज़्यादा स्ट्रेनियस एक्टिविटी नहीं करानी होती. उनके हेल्थ बेनिफिट के लिए सिग्निफिकेंट हेल्थ बेनिफिट्स कैन बी ऑब्टेन विद ए मॉडरेट अमाउंट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी. एक मॉडरेट फिजिकल अमाउंट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी के जरिए भी उनको उनका जो फिजिकल लेवल है वो बढ़ाया जा सकता है, प्रीफरेबली ऑन डेली. और उनको अगर डेली कराया जाए तो उनका जो बेनिफिट है उसको. उसके बाद है बेनिफिट्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़. बेनिफिट क्या है? फर्स्ट है आपका फिजिकल एक्टिविटीज़ हेल्प इन इम्प्रूविंग मसल स्ट्रेंथ, कोऑर्डिनेशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी. आपकी जो मसल्स की स्ट्रेंथ है, कोऑर्डिनेशन है और फ्लेक्सिबिलिटी है, उसको इम्प्रूव करने का काम करती है उन डिसेबल्ड पर्सन्स की. सेकंड,
Physical activities improve exercise endurance, cardiovascular efficiency, and possibly increased लाइफ एक्सेप्टेंसी। जो उस व्यक्ति की एंड्योरेंस, एक्सरसाइज एंड्योरेंस है उसको बढ़ाती है, कार्डियोवास्कुलर एफिशिएंसी है उसको बढ़ाने का काम करती है, और उसकी जो लाइफ एक्सेप्टेंसी है उसको भी इंक्रीज करने का काम करती है। नेक्स्ट है बाय बीइंग फिजिकल एक्टिविटी चिल्ड्रन एक्सपीरियंस बेटर बैलेंस, मोटर स्किल्स एंड बॉडी अवेयरनेस। जो उसका फिजिकली एक्टिविटीज़ हैं या फिर चिल्ड्रन का एक्सपीरियंस है, उसका जो बैलेंस है या मोटर स्किल्स हैं या बॉडी अवेयरनेस है वो भी इम्प्रूव होती है। नेक्स्ट है आपका फिजिकल एक्टिविटीज़ हैज़ पॉजिटिव चेंज इन देयर हेल्थ, क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड बूस्ट टू देयर सेल्फ स्टीम। जो उसकी फिजिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने से क्या होता है, उसकी हेल्थ के अंदर चेंज आता है, उसकी जो लाइफ की क्वालिटी है वो बढ़ती है, उसकी जो सेल्फ स्टीम है वो भी बूस्टअप होती है। नेक्स्ट है आपका बाय प्लेइंग गेम्स एंड डूइंग फिजिकल एक्टिविटी चिल्ड्रन गेट द एक्सपीरियंस ए सेंस ऑफ accomplishment and possibly the task of winning or personal satisfaction। किसी भी गेम्स या स्पोर्ट्स में या फिजिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने से क्या होता है, उनकी जो सेंस है वो बढ़ते हैं और पॉजिटिवली वो एक विनिंग का काम करते हैं। नेक्स्ट है इन्वॉल्वमेंट इन फिजिकल एक्टिविटी इंक्रीज एपेटाइट एंड इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ स्लीप। जो उस व्यक्ति किसी भी फील्ड फिजिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने से क्या होता है, उसकी जो स्लीपिंग क्वालिटी है वो भी बेटर होती है, जिससे कि उनका जो माइंड है वो रिलैक्स होता है। ठीक है।